हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में सॉइल मिट्टी। दिस इज द अनदर फैक्टर ऑफ आवर टॉपिक और दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज सॉइल की वजह से ही कई तरह के प्लांट्स इस अर्थ पे बन रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और जिनकी वजह से हमारा वेदर भी अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो सॉइल ये क्या है? एक तरह से अपर लेयर ऑफ अर्थ है, अर्थ की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कई तरह के पार्टिकल्स या फिर फाइन पाउडर्स या फिर मिनरल कंटेनिंग मटेरियल होते हैं। तो सॉइल क्या है? एक अपर लेयर है हमारे अर्थ की, ठीक है, जिसमें ह्यूमस मतलब ये ह्यूमस कंटेनिंग मटेरियल है। ये क्या है? ह्यूमस कंटेनिंग मटेरियल। लेकिन सॉइल का जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हर अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। जैसे अगर सॉइल अपने एरिया की देखेंगे तो उसका कलर भी अलग होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होंगी। लेकिन वही अगर हम किसी और जोन में किसी और एरिया में जाते हैं, जैसे डिजर्ट एरिया हो गया या फिर जैसे अटलांटिक एरिया हो गया, तो वहाँ की सॉइल अलग होंगी। तो हर अलग एरिया में सॉइल का कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। सॉइल में क्या प्रॉपर्टी और फीचर्स होने चाहिए? सॉइल में प्रॉपर्टी और फीचर्स ये होने चाहिए कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें पर्कोलेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें कई तरह के कंपोजिशंस होने चाहिए। इसका ग्रेन साइज फिक्स या नॉर्मल होना चाहिए। इस तरह से कई तरह के प्रॉपर्टीज सॉइल में होने चाहिए जिसका यूटिलाइजेशन हम या फिर कई तरह के प्लांट्स ऑर्गेनिज्म कर सके। अब इसमें पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारा जो पहला पॉइंट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी सॉइल होती है वो वाटर को किस तरह से होल्ड करके रख सकती है। अगर सॉइल में ये कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग करने की और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है, तो उसके द्वारा होल्ड किया वाटर की वजह से उस एरिया में अच्छे खासे क्या हो जाएगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा और उसकी वजह से कई एनिमल्स, कई प्लांट्स, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा है पर्कोलेशन। पर्कोलेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें अगर हम ऊपरी सतह पे अगर कोई पानी या कोई लिक्विड प्रिपरेशन डालते हैं तो सॉइल में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस लिक्विड प्रिपरेशन को धीरे धीरे करके पास करते हुए ऊपर लेयर से नीचे की लेयर में लाके रख दे, जिसके वजह से दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो इस पर्कुलेशन प्रोसेस से फिल्टर हो जाएगा और दूसरा वो उस इनर लेयर में जाके स्टोर हो जाएगा जिसकी वजह से उसका इवापोरेशन नहीं हो पाएगा। ये दो चीज़ें हो सकती है अगर पर्कुलेशन अगर सॉइल में कर सकती है या पर्कुलेशन प्रॉपर्टी सॉइल में हो सकती है होंगी, तो उसकी वजह से दो चीज़ें होती है। अगर पर्कुलेशन प्रॉपर्टी सॉइल में है तो उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। एक तो जो वाटर है वो फिल्टर होके नीचे स्टोर हो जाएगा। दूसरा, ऊपर लेयर पे जो वाटर होता है उसका इवापोरेशन नहीं होगा, उसके पहले वो नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। अगर सॉइल में कई तरह के कंपोजिट मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे डेवलप होंगे, उसकी वजह से क्रॉप भी बनेंगे, उसकी वजह से कई प्लांट भी बनेंगे और उस जगह पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सकेगा। तो कंपोजिशन होना बहुत जरूरी है। अगर सॉइल में यूजफुल कंपोजिशंस है तो सॉइल उस जगह पे अच्छा ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेन साइज। सॉइल का ग्रेन साइज ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो चेंजेबल हो, उसका पार्टिकल साइज छोटा हो ताकि वो इजीली वो यूजेबल हो सके। अगर उसका ग्रेन साइज बड़ा है, जैसे बड़े बड़े पत्थरों में उसका ग्रेन साइज बन रहा है, तो वो कोई काम का नहीं है। अगर वही बारी बारी फाइन पार्टिकल्स में अगर बनती है तो इजीली वो हमारे काम में आ सकती। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच यूजफुल इन अवर डेली नीड्स। ओके, तो सॉइल में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये चार। किस लिए? क्योंकि सॉइल की वजह से कई प्लांट बनेंगे, कई प्लांट डेवलप होंगे, कई क्रॉप बनेंगे, कई क्रॉप डेवलप होंगे और उसकी वजह से उस एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे कई एनिमल्स, कई ह्यूमंस वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये हो गए अपने
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सॉइल क्या है? सॉइल एक अपर लेयर ऑफ अर्थ है जिसमें ह्यूमस होता है और जिसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट कंपोजिशंस में मिक्स हुए रहते हैं। उसमें कई प्रकार के पार्टिकल साइज होते हैं, ग्रैनुल साइज में होते हैं, फाइन पार्टिकल्स में होते हैं, उसमें कई तरह के मिनरल्स ऐड होते हैं, उसमें वाटर स्टोर किया रहता है। ये सब चीज़ें सॉइल में हो सकती है। लेकिन सॉइल का जो प्रॉपर्टी या फिर उसके जो फीचर्स है वो हर एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद सॉइल में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है कि सॉइल अपना पीएच भी मेंटेन करती है। अगर सॉइल का पीएच सबसे अच्छा है, अगर सॉइल का पीएच अच्छा है या सॉइल का पीएच अगर मेंटेन है तो उस जगह पे कई तरह के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है हमारा सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद है हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या? सॉइल प्रोफाइल मतलब ये कि अगर सॉइल के कुछ लेयर फॉर्म्स हो रहे हैं, वो एक के ऊपर लेयर डिपॉजिट हो रहे हैं और अगर वर्टिकली उसको देख रहे हैं तो उसके जो लेयर्स अलग अलग तरह के फॉर्म होकर एक दूसरे के ऊपर जो पार्ट बना रहे हैं उसी को हम बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉइल प्रोफाइल। मतलब सॉइल प्रोफाइल क्या हो गया? द लेयर ऑफ सॉइल which deposited on each other form a vertical differential section that known as the soil profile। अब सॉइल में हम देखेंगे कि इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लेयर होती है। तो एक्चुअली साइंटिफिकली उसके 3 लेयर फॉर्म होते हैं। अगर हम देखेंगे तो पहली लेयर होती है उसकी ए हॉरिजॉन लेयर, दूसरा होता है बी हॉरिजॉन लेयर और तीसरी होती है सी हॉरिजॉन लेयर। एज पर डिवाइडेशन उसके 3 ही लेयर दिखाते हैं ए बी सी, लेकिन अगर इसको कंसीडर करेंगे तो एक और एक लेयर फॉर्म होती है, वो है हॉरिजॉन लेयर और दिस इज द अपर मोस्ट लेयर। तो हम इसको नीचे न लिखते हुए इसको यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज दिस इज द अपर लेयर। ये सबसे ऊपरी लिटल हॉरिजॉन लेयर होती है ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, तो उसे बोला है ओ हॉरिजॉन और 0 हॉरिजॉन। ठीक है, तो एज पर सॉइल प्रोफाइल कितने लेयर होते हैं? 3, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। लेकिन सबसे ऊपर जो लिटल लेयर फॉर्म होती है वो है ओ हॉरिजॉन। तो इस तरह से वो 4 होती है, लेकिन साइंटिफिक उसको 3 ही लेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 बाय 1 ये चारों लेयर। तो चलो हम पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट लेयर। तो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है ओ हॉरिजॉन। कौन सी लेयर है? ओ हॉरिजॉन। दिस इज द अपर लिटर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लिटर लेयर ऑफ सॉइल which can be easily changeable or mix with the second layer। वो इजीली चेंज हो सकती है और वो सेकंड लेयर के साथ मिक्स भी हो सकती है। सेकंड लेयर है हमारी वो है ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन इज लेयर आल्सो नोन एज द टॉप सॉइल लेयर, इज आल्सो नोन एज द टॉप सॉइल लेयर। इसको टॉप सॉइल लेयर भी बोलते हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है। दिस इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड इट कंसिस्ट लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड केमिकल कंपोजिशंस, जिसकी वजह से ये वाली जो अपर लेयर होती है वो इजीली ऐसे क्रॉप, ऐसे ग्रॉस को इजीली ग्रोथ कर सकती है जो इसके अपर सरफेस पे ही ग्रोथ हो सकते हैं, डीपली नहीं। समझे? जैसे हम अपने खेतों में जो धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो अपर लेयर में ही लगते हैं, नीचे डीपली नहीं जाते। तो अपर लेयर वो कौन सी होती है? ए हॉरिजॉन लेयर होती है। तो ए हॉरिजॉन लेयर क्या होगी? टॉप सॉइल लेयर हो गई। और इस लेयर में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुए रहते हैं, साथ में कई केमिकल कंपोजिशंस भी इस लेयर में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई प्लांट और कई क्रॉप आसानी से डेवलप
हो सकते हैं, ग्रोथ हो सकते हैं। सेकंड लेयर है हमारी, वो है बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन लेयर मतलब वो लेयर होती है, इसको सब सॉइल लेयर भी बोलते हैं, इसको सब सॉइल लेयर भी बोलते हैं। ये सब सॉइल लेयर ए हॉरिजॉन के नीचे रहती है, मतलब बी सॉइल लेयर ए हॉरिजॉन लेयर के नीचे रहती है। ये सेकंड लेयर है, इसलिए उसको सब सॉइल लेयर भी बोलते हैं। इसमें कई तरह के कंपोजिशंस भी होते हैं। और दूसरा, ये जो टॉप सॉइल से आया हुआ वाटर और मिनरल्स होते हैं वो अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, जनरली मिनरल्स एंड सम एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। मतलब प्लांट को लगने वाले जितने भी न्यूट्रिशनल मटेरियल होते हैं वो इस लेयर में हो सकते हैं। तो तीसरी लेयर है हमारी, वो है सी हॉरिजॉन। और ये जो लेयर होती है, दिस इज द लास्ट लेयर विच इज मेड विद द रॉक, इसलिए रॉक लेयर भी कहते हैं, इसलिए इसको रॉक लेयर भी कहते हैं। रॉक फ्रैगमेंट से, रॉक से बनी हुई लेयर होती है। और मेन बात होती है कि इस लेयर में वाटर टेबल होता है। क्या होता है? वाटर टेबल होता है, मतलब एक वाटर की नदी इसमें बहती रहती है, वाटर की नदी या वाटर कंटेनिंग लेयर भी हम इससे बोल सकते हैं। तो हमने कितने लेयर देखे? वैसे तो 3, देखे 4, वो है ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। तो सॉइल क्या है? अपर लेयर ऑफ अर्थ है, जिसमें 3 तरह के लेयर होती है और ये हर लेयर अलग अलग होती है। जिसमें अगर हम ए हॉरिजॉन देखते हैं तो ये टॉप सॉइल लेयर है, जिसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं, साथ में न्यूट्रिशनल मटेरियल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये डार्क कलर की होती है। बी लेयर सेकंड लेयर है, इसको सबसॉइल लेयर भी बोलते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रिशनल मटेरियल होता है जो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तीसरी सी हॉरिजॉन है, जो रॉक या रॉक फ्रैगमेंट से बनी होती है, इसलिए इसको रॉक लेयर भी कहते हैं रफली। और इसमें वाटर टेबल होता है, जो भी वाटर अपर सरफेस से एब्सॉर्ब होके नीचे आता है, पर्कुलेट होके आता है, वो पर्कुलेट हुआ वाटर यहाँ पे स्टोर रहता है। तो ये हो गया हमारे सॉइल के बारे में, आप ये पॉइंट नोट डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जो अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम आज वही अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारा जो सॉइल है वो है जोनल सॉइल। सेकंड नंबर पे है रेड सॉइल। थर्ड नंबर पे है ब्लैक सॉइल। फोर्थ नंबर पे है अलुवियल सॉइल। और फिफ्थ नंबर पे है टेराइज सॉइल। दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन आवर अर्थ। जोनल सॉइल, red soil, black soil, alluvial soil and terraced soil. This is the types of soil. तो चलो हम 1 by 1 हर एक टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम देखते हैं अभी बच्चों 1 by 1 एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉइल्स। तो उसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा जोनल सॉइल। Soil which consist soil profile called zonal soil। and अगर सॉइल को डिवाइड किया गया है वेरियस जोन में या हॉरिजॉन में, तो कहेंगे अजोनल सॉइल। हमारी जो सॉइल होती है, अगर उसका सॉइल प्रोफाइल बना है, जो सॉइल प्रोफाइल कंटेनिंग सॉइल होती है, उसको ही बोलते हैं जोनल सॉइल। या फिर अगर इस सॉइल को डिवाइड किया गया अलग अलग हॉरिजॉन में,
तो फिर उसको बोलते हैं अजोनल सॉइल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसी सॉइल होती है जो इमैच्योर होती है। ये क्या होती है? इमैच्योर होती है, अमैच्योर सॉइल होती है, और इसमें वाटर कंटेनिंग होता है, साथ में कुछ मिनरल्स होते हैं। जनरली ये सॉइल में वाटर सबसे ज़्यादा कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग सॉइल होती है, और इस सॉइल के लेयर्स अमैच्योर सॉइल कहलाती है क्योंकि ये वाटर होल्डिंग सॉइल होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जोनल सॉइल। अब हम देखते हैं आगे का, रेड सॉइल। एक्चुअली हमारे अर्थ पे जो सॉइल मिलती है उसके 4 ही पार्ट होते हैं, रेड, ब्लैक, अलुवियल एंड टेराई। लेकिन जोनल सॉइल इज द अनदर सॉइल इंक्लूडेड बिकॉज दिस सॉइल इज द कंसिस्ट द प्रोफाइल ऑफ सॉइल। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पॉइंट, वो है अपना रेड सॉइल। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारा वो है रेड सॉइल। तो हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं हमारा वो है रेड सॉइल, या फिर ये जो रेड सॉइल है इसको रेड सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सॉइल में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है वो है आयरन, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फोरस। आयरन की वजह से इसका कलर रेड होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोलते हैं। लेकिन इस सॉइल में और एक मिलता है वो है सिलिका, और इस सिलिका की वजह से डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द सॉइल फॉर्म अ प्रोसेस विच प्रोसेस इज नेम एज द लैटराइजेशन। लैटराइजेशन प्रोसेस होती है सिलिका के साथ, और उसके द्वारा ये सॉइल फॉर्म होती है। इसलिए इस सॉइल को अनदर नाम भी दिया हुआ है, और वो नाम है इसका लैटेराइट सॉइल। इसको ऑल्सो कॉल्ड लैटेराइट सॉइल, इसको लैटेराइट सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इस सॉइल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, और सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से जो प्रोसेस फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं लैटेराइजेशन। तो लैटेराइजेशन प्रोसेस से ये सॉइल में सिलिका डिपोजिट होता है, और उसी की वजह से इसको अनदर नाम दिया हुआ है, वो है लैटेराइट सॉइल। इसमें आयरन भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, फॉस्फोरस होता है, और सिलिका जो इसमें डिपॉजिट होता है वो सिलिका डिकम्पोज होते जाता है धीरे धीरे डाउनवर्ड में, और नीचे जाके बैठ जाता है, और इसी प्रोसेस को बोले हैं लैटराइजेशन, और इसी को जैसे नाम दे लैटेराइट सॉइल। सिलिका नीचे डाउनवर्ड में जाके डिपॉजिट होता है, लेकिन अपर लेयर में जो रहता है वो आयरन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, और आयरन अपर लेयर में होने की वजह से इसका कलर रेडिश होता है, इसलिए इसको रेड सॉइल भी बोलते हैं। तो दिस इज द सॉइल, रेड सॉइल, विच कंसिस्ट मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स, nutrients material in which include iron, aluminum, phosphorus are deposited on the upper layer of the red soil, and the silica go downwardly and deposit inner side of the soil by the process of laterization. So the given name is the laterite soil to this soil. Okay, so now we are discuss about the red soil. Red soil is given the name due to the presence of iron. Now third is our soil is named as the black soil. तीसरे नंबर की जो हमारी सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। तो आपको रेड सॉइल समझ में आ गया होगा। रेड कलर किसकी वजह से रहता है? आयरन की वजह से। जैसे हमारे घर में मम्मी लाल सा भाजी लाती है, लाल भाजी के साथ हम खाना खाते हैं तो देखे होंगे चावल के साथ मिला है तो चावल भी रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि लाल भाजी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? आयरन, और आयरन की वजह से उसको रेड कलर आता है। सेम थिंग जब रेड कलर इसको मिलता है सॉइल को तो किसकी वजह से मिलता है? आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन उसके अपर लेयर पे डिपॉजिट रहता है, एल्यूमिनियम भी रहता है और फॉस्फोरस भी रहता है। सिलिका भी आता है, लेकिन सिलिका बाय प्रोसेस से डाउनवर्ड में चला जाता है, तो ऊपर क्या रहता है? आयरन, नीचे क्या रहता है? सिलिका। इस मिक्स क्वांटिटी की वजह से इसको लैटरल सॉइल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, नाम है ब्लैक, इसका मतलब इसका कलर भी क्या होता है? डार्क होता है। तो इट इज ए डार्क कलर, इट इज अ डार्क कलर सॉइल, बराबर है, ये डार्क कलर सॉइल है, इसलिए इसको नाम दिया है ब्लैक सॉइल। इसमें आयरन होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, और अदर मोर क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स
होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। आयरन जैसे हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम एंड अदर टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स होते हैं। किसका कलर डार्किश होता है, करके इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। इतने सारे इंग्रेडिएंट होने की वजह से भी इसको एसी सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी सॉइल भी बोलते हैं, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो चलो मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो इस सॉइल को क्या बोलते हैं? इस सॉइल को बोलते हैं ब्लैक also called black cotton soil और रेगर्स सॉइल। अब ये नाम क्यों दिया है? ये एक तो बी हॉरिजन कंटेनिंग सॉइल होती है, बी हॉरिजन वाली सॉइल होती है, इसलिए इसको रेगर सॉइल बोलते हैं, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, जिसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कई तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, साथ में इसमें सिलिका भी मिक्स होता है इन स्मॉल क्वांटिटी। क्या होता है? सिलिका भी मिक्स होता है इन स्मॉल क्वांटिटी। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल होते हैं वो एज पर रेड सॉइल ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको एसी सॉइल भी बोलते हैं। इसका कलर डार्क होता है, इसलिए ये सॉइल सबसे ज्यादा यूजफुल होती है किसके लिए? प्लांट और क्रॉप के लिए। तो देखिए हमारे एरिया में जो सॉइल होती है ब्लैक कलर की, उस सॉइल में हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा क्रॉप निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस सॉइल कंटेंट लॉट ऑफ और रिच ऑफ एलिमेंट्स एंड मिनरल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल। इसको कौन से नाम है? एसी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रिगर्स सॉइल। नेक्स्ट है हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है अलुवियल सॉइल। नंबर 4 सॉइल। ये कौन सी सॉइल होती है? ये वो सॉइल होती है जो नदी के पानी के साथ बहाव में बहते हुए आके नदी के साइड में डिपॉजिट होके बनती है, उसे बोलते हैं अलुवियल सॉइल। इसे सुपीक जमीन भी कहते हैं। हमारे मराठी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको? सुपीक जमीन। मतलब जो नदी की धार होती है, नदी का बहता पानी होता है, उससे बहते हुए आते जो मिट्टी सॉइल होती है वो एक तरह से धीरे धीरे डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं एक साइड में रिवर के, और उसके बाद उसकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है। उसी सॉइल को बोलते हैं अलुवियल सॉइल, और इट इज द मोस्ट useful for crop and plants because it is the very nutritional value soil. It is very nutritional value soil, useful for all kinds of plants and crop. त्याला सुपीक असे सुद्धा म्हणतात। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारी सॉइल, वो है टेराइल सॉइल। टेराइल सॉइल। अभी टेराइल सॉइल क्या होती है? टेराइल सॉइल मतलब वो सॉइल होती है जो पहाड़ से जब बहता हुआ पानी आता है, उस पानी के साथ पहाड़ से टुकड़े पत्थर के या बारीक मिट्टी या चूरा, बड़े बड़े पत्थर, ये सब लुढ़कते हुए एक जगह जमा हो जाते हैं, और उसके बाद वहां पे एक तरह के सॉइल लेयर फॉर्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं टेराइल सॉइल। उसी को बोलते हैं टेराइल सॉइल। तो इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई लेयर, या दूसरा फाइन पत्थरों से बनी हुई एक तरह की लेयर। ऐसे दो अलग अलग लेयर फॉर्म हो सकते हैं। बड़े पत्थरों वाली एक सॉइल बन सकती है, या फिर बारीक फाइन वाली एक सॉइल बन सकती है। तो पत्थर मतलब पहाड़ से जो पानी स्लिप होके आ रहा, उसके साथ स्लिप होके जो सॉइल आके नीचे जमा हो रही है, उसी सॉइल को बोलते हैं टेराइल सॉइल। इसको अनदर भी नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड द कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल इसको इसलिए बोलते हैं जब कलेक्शन ऑफ रॉक्स गिर जाते हैं पहाड़ से नीचे और आके एक जगह जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से जो लेयर फॉर्म होती है उसी को बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। और सेकंड इसको बोलते हैं बार्बर सॉइल्स। बार्बर सॉइल्स
इट इज ऑल्सो डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल बाय द स्लोप फ्रॉम अपर पोर्शन। तो अपर पोर्शन से जो फाइन पार्टिकल स्लोप होके आ रहे हैं और एक तरह से फाइन लेयर फॉर्म कर रहे हैं, उसे भी बोलते हैं बार्बर लाइन। तो इसके कितने नाम हो गए? दो। कौन सा? कोलुवियल सॉइल एंड बार्बर सॉइल। टेरा सॉइल मतलब कौन सी सॉइल होती है? वो जो ऊपर से पहाड़ से नीचे पानी के बहाव के साथ बहते हुए आकर डिपॉजिट हो जाती है, उसे बोलते हैं टेरा सॉइल। तो हमने कितने टाइप देखे? 5। पहला था हमारा कौन सा? कौन सी सॉइल थी? वो अपर लेयर सॉइल थी, जिसको हमने बोले जोनल सॉइल। जोनल सॉइल मतलब विच कंसिस्ट हॉरिजॉन्टल लेयर, और उसमें अगर डिवाइडेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं अजोनल सॉइल। उसके बाद मेन है हमारे ये 4, जिसमें हमने दिए पहला रेड सॉइल। रेड सॉइल उसका नाम इसलिए दिया हुआ है कि इट कंटेन आयरन एंड सिलिका। उसके बाद सेकंड था ब्लैक सॉइल। इसको ये डार्क कलर की सॉइल होती है और इसमें सभी तरह के इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं। इसमें सभी तरह के इंग्रेडिएंट होने की वजह से इसको A2C सॉइल भी बोलते हैं, AC सॉइल भी बोलते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं या रेगर सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलुवियल सॉइल। ये नदी के साइड में, किनारों पे, नदी के पानी के साथ बहते हुए आए हुए सॉइल का साथ लेयर जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अलुवियल सॉइल। और इसको सुपिक भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू कंसिस्ट करती है, जो क्रॉप और प्लांट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। नेक्स्ट है टेरर सॉइल। टेरर सॉइल मतलब पहाड़ के बहाव में आके पहाड़ के नीचे डिपॉजिट होकर बनने वाली जो सॉइल है उसको टेरा सॉइल बोलती है। जब ये सॉइल ड्राई हो जाती है तब उसको नाम दिया है कोलुवियल सॉइल। और इस सॉइल का अगर एक फाइन लेयर फॉर्म हो जाते हैं उसी साइड में तो उसको बोलते हैं बार्बर सॉइल। मतलब जब पानी का बहाव आता है पहाड़ से नीचे तो उसके बहाव में आते हुए पहाड़ों के नीचे एक तरह से डिपॉजिटिंग लेयर फॉर्म हो जाना, उसे ही बोले टेरा सॉइल। ठीक है, जब वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और उसकी एक फिक्स लेयर बन जाती है तो उसको बोलते हैं कोलुवियल सॉइल्स। और उसी में अगर ड्राई फॉर्म में कलेक्टिव एक फाइन लेयर फॉर्म हो जाती है उसके नीचे, उसको बोलते हैं बार्बर सॉइल। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप ऑफ सॉइल्स। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो पॉइंट है सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर सॉइल टोटल वाटर जो भी के सतह पे आ रहा है और वो आया पूरा वाटर वो अपने अंदर एब्सॉर्ब करके स्टोर करके रखते हैं तो उसी वाटर को कहते हैं होलार्ड। होलार्ड मतलब टोटल वाटर कंटेंट इन सॉइल। पूरा कंप्लीट वाटर सॉइल में है उसे बोलते हैं होलार्ड। उसे क्या बोलते हैं? होलार्ड। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा वो है क्रेसार्ड। क्रेसार्ड मतलब ये होता है कि अगर सॉइल के अंदर वाटर है और वो वाटर अगर प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं या उनके लिए एब्सॉर्बेबल है तो प्लांट यूज कर सकते हैं, ऐसे वाटर को बोलेंगे क्रेसार्ड। द वाटर विच एब्सॉर्बेबल बाय प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ईचार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईचार्ड। इसमें यह होता है कि वाटर विच कैन नॉट यूज और एब्सॉर्बेबल बाय प्लांट। ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट ऐसे है। पहला पॉइंट है कि टोटल वाटर अवेलेबल है प्रेजेंट किसमें? सॉइल में। दूसरा हमारा क्रेसार्ड। क्रेसार्ड मतलब वो वाटर जो प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं, उनके लिए एब्सॉर्बेबल है वो वाटर। और तीसरा हो गया एक हार्ड। एक हार्ड मतलब ये हो गया कि वैसा वाटर जो प्लांट के लिए एब्सॉर्बेबल नहीं है या फिर प्लांट उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वाटर। तो ये हो गए वाटर विच प्रेजेंट इन द सॉइल विच इज यूजफुल फॉर प्लांट और नॉट यूजफुल फॉर प्लांट। ऐसे ये इसके टाइप हो गए हैं। हम आगे कंटिन्यू देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्सेस इन अबायोटिक फैक्टर्स। देखो हमने अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे, अब उसके रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। रिस्पॉन्सेस इन अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देंगे वो है रेगुलेटर्स। नंबर 1 पॉइंट है रेगुलेटर्स। ये क्या होता है? रेगुलेटर्स मतलब वो एनिमल्स जो अपने अंदर का टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रखते, उसको चेंज नहीं करते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितने भी चेंजेस हो उनको रेगुलेट करते, वैसा का वैसा रखते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोला गया है रेगुलेटर्स। मतलब दो एनिमल्स अबायोटिक फैक्टर्स में कितना भी चेंजेस होते हैं उसके रिस्पांस में अपने आप में कोई चेंजेस नहीं कर रहे इंटरनली, वो हो गए रेगुलेटर्स। और इसमें जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस in which internal environment make constant और तो ये हो गई ये प्रोसेस called as होम्योस्टैसिस। मतलब इसका ये होता है अर्थ, अगर सपोज कोई एनिमल्स है जो एक्सटर्नल अबायोटिक चेंजेस हो रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नली, तो वो अपने बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उसको रेगुलेटरी रख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो हो गए रेगुलेटर्स। लेकिन ऐसी अगर प्रोसेस होती है जिसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं ड्यू टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। द प्रोसेस इन विच एनी काइंड ऑफ एनिमल्स और एनी एनिमल्स डज नॉट चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल, तो दिस process is called as the homeostasis, and the animals which do this type of process or steps is known as the regulators। उनको कहते हैं रेगुलेटर्स। समझ में आ गया? मतलब ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर बाहर का टेम्परेचर या चेंजेस कुछ भी होता है तब भी, तो वो हो गए रेगुलेटर्स, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। सेकंड हमारा जो पॉइंट है कंफर्म। कंफर्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे अगर सपोज कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के बाद अपने अंदर के बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो रेगुलेटर्स होते हैं। लेकिन जो ये नहीं कर पाते हैं वो है कन्फर्मर्स, उनको कन्फर्मर भी बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, जो कुछ हद तक कर लेते हैं मेंटेन और फिर उसके बाद वो मेंटेन करना छोड़ देते हैं, मतलब उन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होता है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करते कुछ लिमिट तक, उसके बाद वो नहीं कर पाते, उन्हें बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। और जो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है वो है माइग्रेट मतलब वो जो एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करते हैं। जैसे अगर सपोज किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और होने वाला है, जिस एनवायरनमेंट में वो लोग नहीं रह पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते, ऐसे एनिमल्स वो एरिया छोड़ के कुछ ऐसे सूटेबल एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो रह सके, और जब यहाँ का एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाता है तब वो वापस इस एनवायरनमेंट में, इस एरिया में आ जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं माइग्रेट्स। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेट। जैसे कुछ बियर्स हो गए, कुछ बर्ड्स हो गए, जैसे आप हमारे भी अभयारण्य में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जिनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं जब
चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में तो एक एरिया को छोड़ के उस अलग एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे वो एनवायरनमेंट चेंज होने तो रुकते हैं। जैसे ही यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होकर नॉर्मल हो गया वो वापस इस एरिया में चले आते हैं। तो ये स्थलांतर करते एक जगह से दूसरी जगह फिर वापस अपनी जगह आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं माइग्रेट, क्योंकि वो ऐसा टेम्परेचर ऐसा एनवायरमेंटल चेंजेस सहन नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो जगह छोड़ देते हैं, तो उनको बोलते हैं माइग्रेट। उसके बाद नंबर 4 पे आता है वो है सस्पेंड। वो है सस्पेंड। नंबर 4 पे जो आता है वो है सस्पेंड। सस्पेंड मतलब क्या? सस्पेंड मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बॉडी टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? मतलब उस एनवायरनमेंट को वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की कोशिश नहीं कर पा रहे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी नहीं हो पा रहे। तो फिर वो क्या करेंगे? तो फिर वो क्या करते हैं, एक तरह से ऐसे अरेंजमेंट कर लेते उसी जगह पे, उसी जोन में, उसी एरिया में, ताकि वो एनवायरनमेंट, वो चेंजेस खत्म होने तक वो एक जगह पे छुपे रह सके। मतलब जैसे रेप्टाइल्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं। जब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता तब तक वहाँ पे वो 6-6 महीने रहते हैं, और वहाँ पे जब तक रहते तब तक वो आराम से एक तरह से स्लीपी मोड में चले जाते हैं। जब ये एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तब वो बाहर आते हैं। तो ऐसों को बोलते हैं सस्पेंडेड। वो सस्पेंड होने के लिए किसी तरह से अपने बॉडी में इस तरह से ढाल देते हैं ताकि वो उस जगह पे कई दिनों, कई महीनों तक एज इट इज रह सके, तो उनको बोलते हैं सस्पेंडेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हम जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं उसके रिस्पॉन्स में एनिमल्स क्या क्या चेंजेस करते हैं। एक तो वो रेगुलेटर्स होते हैं, दूसरे वो कंफर्म होते हैं, तीसरे माइग्रेट होते हैं, और चौथा सस्पेंडेड होते हैं। अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, दूसरा उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाना, तीसरा उस एरिया को ही छोड़ के चले जाना, और चौथा किसी तरह से एक अलग पोजीशन, अलग ऐसी सिचुएशन बना लेना और अपने आप को किसी जगह पे रख देना कुछ महीनों के लिए, जब तक चेंजेस नहीं होते वो हो गए सस्पेंडेड। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।